हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। मतलब कुछ चीज़ें ऐसे देखेंगे जो आप एक्सपीरियंस करते हो डेली लाइफ में, उसको हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो हमने देखा था कि लास्ट वीडियो में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, उसमें अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर मोशन में है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो उसी वेलोसिटी के साथ वो मूव करते जाएगी जब तक बाहर से कोई फोर्स आप नहीं लगाओगे, और वो फोर्स अनबैलेंस्ड होना चाहिए। तो रेस्ट पे से अगर आपको मोशन में लाना है तो बॉडी पर फोर्स लगाना पड़ेगा। ऑलरेडी मोशन में है, उसके वेलोसिटी को चेंज करना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ें तो क्लियर हो चुकी थी लास्ट वीडियो में। अब इन एग्जाम्पल्स पे जाने से पहले मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूँ, टॉप सीक्रेट। और ये कुछ इंटरवल पे राज की बात आपके सामने आती रहेगी, जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। ये राज की बात क्या है वो ध्यान से सुनो। ठीक है, इसको याद रखना है। हो सकता है कि आपको शायद ये राज की बात कहीं सुनने को ना मिला हो, या फिर कहीं नहीं मिलेगा किसी बुक में। ध्यान से सुनो। जिस बॉडी पर, सुनना ध्यान से, आप जिस बॉडी पर फोर्स लगाओगे, मान लो सारी बॉडीज रेस्ट पे है, तो उनमें से जिस बॉडी पर आप फोर्स लगाओगे वही बॉडी मोशन में आएगा। ऐसा नहीं है कि एक बॉडी यहां रखा है, एक बॉडी वहां रखा है, और आपने इस बॉडी पर फोर्स लगाया लेकिन वो बॉडी हिल गया वहां से। ऐसा नहीं होगा। जिस बॉडी पर फोर्स लगाओगे वही बॉडी मोशन में आएगा। अब ये हो सकता है तुम्हारे लिए ये राज की बात ना हो, बहुत बड़ी बात ना हो, लेकिन इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ये आपको पता चलेगा क्यों ज़रूरी है जब मैं आपको ये एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। पहला एग्जाम्पल देखो, अगर आप किसी ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो ट्रेन के डब्बे में जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है वैसे हमको पीछे की ओर धक्का लगता है, राइट। और अगर आपकी ट्रेन मोशन में है तो ट्रेन जैसे ही रुकती है वैसे आपको आगे की ओर धक्का लगता है। तो ये होता क्यों है? फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। बॉडी अगर रेस्ट पे से मोशन में आ रही है तो वो तब होगा जब बाहर से कोई फोर्स लगेगा। अब अगर मैं ट्रेन के अंदर खड़ा हूं ऐसे, तो मैंने तो नहीं देखा कि मुझ पर किसी ने फोर्स लगाया, तो बिना फोर्स लगाए मैं पीछे की ओर मोशन में गया कैसे? सबसे पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है। या फिर आगे की ओर मुझे कैसे धक्का लगा जब ट्रेन रुक रही थी? इसका एक्सप्लेनेशन हम न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से ही दे सकते हैं, या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया से ही दे सकते हैं। देखो, इनर्शिया या फर्स्ट लॉ क्लियर है ना। बॉडी जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन में ही रहेगी जब तक आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाओगे। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे आपका ये ट्रेन का डब्बा है, ठीक है, और इसके अंदर कोई व्यक्ति खड़ा है। ये टेढ़ा बन गया है, एक सेकेंड ना। ये रहा आपका ट्रेन का डब्बा, और इस पर कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है। ठीक है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे। देखो, होता क्या है कि आपका जो पैर है, फुट है, इसके और ट्रेन के फ्लोर के बीच में ज़बरदस्त फ्रिक्शन होता है, ज़बरदस्त स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। इस फ्रिक्शन की वजह से प्रैक्टिकली आप मान सकते हो कि आपका पैर जो है वो ट्रेन के साथ चिपक गया है। इसलिए ट्रेन ऐसे करेगी तो आपका पैर भी फ्लोर के साथ ही आगे जाएगा। ये फ्लोर मूव करेगी तो पैर भी आपका उस फ्लोर के साथ मूव करेगा। तो प्रैक्टिकली आपका जो फ्लोर है, ट्रेन का नीचे वाला पार्ट है, वो आपके पैर के साथ चिपका हुआ है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इतना ज़बरदस्त है कि दोनों अलग नहीं हो पाते, राइट। तो ये समझ लो कि ये चिपक गया है फ्लोर के साथ। अब आपकी बॉडी जो है, ऊपर वाली बॉडी तो फ्री है ना, राइट। ना सही, आपको मैंने एक तो राज की बात बताई और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या फिर इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अब होता क्या है इस पार्ट में कि ये इसका आप सबका पोजीशन चेक कर लो। ये ट्रेन इस पोजीशन पे है, और ट्रेन के अंदर ये वाला जो बंदा है वो इस पोजीशन पे है, ये पोजीशन पे। ठीक है। जब तक आप बॉडी पर बाहर से कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करोगे, बॉडी रेस्ट पे है और जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे ही रहेगी, राइट। अब मुझे एक बात बताओ कि जब गाड़ी को खींचा जाता है यहाँ से, मान लो इंजन लगा हुआ है, ड्राइवर इंजन स्टार्ट करता है और गाड़ी को पुल करता है, तो ड्राइवर ने बेसिकली फोर्स किस पे लगाया? इस डब्बे पे लगाया या इस आदमी पे लगाया? आदमी को तो पकड़ पकड़ के खींचता नहीं है ना ड्राइवर।
जितने भी आदमी यहाँ पे इस डब्बे में है उन हर एक व्यक्ति पे या हर एक पर्सन पे फोर्स नहीं लगाया जाता है, सबको ऐसे पकड़ पकड़ के नहीं खींचा जाता है। खींचा किसको जाता है? खींचा जाता है इस डब्बे को। तो फोर्स किस पे लगाया गया? फोर्स लगाया गया डब्बे को। तो अगर डब्बे पर फोर्स लगेगा तो डब्बा आगे जाएगा, आदमी नहीं। समझे? मैंने राज की बात बताई थी, याद आया ना? जिस पर फोर्स लगेगा वही आगे बढ़ेगा, वही मोशन में आएगा। जिस पर फोर्स नहीं लगेगा उसको कुछ नहीं होगा। अब इस आदमी पे तो फोर्स लगा नहीं है, तो आदमी अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, वो जहां पे रेस्ट पे है उसी पोजीशन पे रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगा। लेकिन डब्बा तो निकलेगा ना नीचे से, डब्बे पे तो फोर्स लगाया गया। तो होता क्या है कि एक्चुअली में डब्बा निकल जाता है आगे, ये आदमी वहीं पे रहता है, और इसका जो पैर है वो फ्रिक्शन की वजह से इस डब्बे से चिपक गया है। तो इसका जो लोअर पार्ट है वो डब्बे के साथ एक्चुअली में आगे निकल जाता है ऐसे, समझे? और वो वहीं पे रहने की कोशिश करता है क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लगा है। तो अब इस सिचुएशन में होता है कि अगर वो वहीं रहेगा तो फिर उसको पता चल जाता है कि यार मेरा पैर आगे जा चुका है नीचे वाला, और मेरा बॉडी ऊपर वाला वहीं पे है। तो फिर वो क्या करता है, उसको पता चल जाता है कि अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो ऐसा तो है नहीं कि वो नीचे गिरने देगा खुद को, तो पैर आगे जा रहा है, उसके वजह से वो अपना बॉडी का मस्कुलर फोर्स लगाता है अपने बॉडी पे, और लगाकर ट्रेन जिस स्पीड से आगे जा रही है उसी स्पीड से अपने बॉडी को भी उस स्पीड के साथ मैच करवा लेता है, और फिर बाद में पूरी की पूरी बॉडी ट्रेन के साथ एक ही वेलोसिटी से आगे जाती है। बात आ रही है समझ में? इसका मतलब ये जो एक्सप्लेनेशन है, अब यहाँ पे एक्चुअली तुमको ऐसा फील होगा कि पीछे धक्का लगा, पर हमको धक्का लगा क्या? हम पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है एक्चुअली में, हम तो उसी पोजीशन पे है, उसी पोजीशन पे रहने की कोशिश करते हैं। बस ट्रेन पर जो फोर्स लगा था और पैर हमारा ट्रेन के साथ चिपका था, तो इस तरह से खींचा चला गया। तो ट्रेन आगे जा रही थी, हम वहीं रह गए थे, इसके वजह से हम गिरने लगे थे क्योंकि हमारा पैर फ्रिक्शन के साथ चिपक गया था। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं, अगर मान लो ये फ्रिक्शन ना हो यहाँ पे, तब क्या होगा? तब का सिचुएशन क्या होगा? मान लो अगर सपोज करो यहाँ पे कोई खड़ा है और इसके पैर और इस ट्रेन के बीच में फ्रिक्शन ही नहीं है, और ट्रेन चल दे, ट्रेन को खींचा ड्राइवर ने और ट्रेन चल दिया, तो क्या होगा? तब ये आदमी यहीं का यहीं रह जाएगा और पैर भी नहीं जाएगा उसका आगे, क्योंकि अब तो फ्रिक्शन ही नहीं है, और बस ट्रेन यहाँ से निकलेगी, कुछ टाइम के बाद ये वाला जो साइड है ना झट से उसके पीछे मारेगा उसको, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि ये वहीं का वहीं रहेगा। तो ऐसे ट्रेन के अंदर सब खड़े हैं और मान लो फ्रिक्शन नहीं है, ट्रेन चली, छट से पीछे का दीवार जो है वो आके हमको लगेगा। लेकिन जो हमारा फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन हमारी मदद करता है, हमारे पैर को नीचे से खींच लेता है, और जिससे हम खुद का मस्कुलर फोर्स लगा के फिर स्टेबल हो जाते हैं और उस वेलोसिटी के साथ चलने लगते हैं। तो इस तरीके से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर इनर्शिया के बेसिस पे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इनर्शिया क्या था? बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगी। तो बॉडी रेस्ट पे थी तो वो रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करती है इनर्शिया की वजह से, इसलिए ये काम हो जाता है। अब इसका दूसरा पार्ट, उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब दूसरे पार्ट में क्या होता है कि बॉडी ट्रेन के अंदर, जैसे ट्रेन चल रही है तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, इसी वेलोसिटी के साथ ये आदमी भी अब आगे जा रहा है। देखो अब ये इसी वेलोसिटी के साथ आदमी भी आगे चल रहा है, सेम वेलोसिटी के साथ, है ना? जिस वेलोसिटी से ट्रेन आगे जा रही है उसी वेलोसिटी से ये आदमी भी आगे चल रहा है। अब होता क्या है, देखो कि इस ट्रेन को रोकना है, अगेन जो ड्राइवर है वो इस हर एक आदमी पर फोर्स लगा लगा कर उसको नहीं रोकता, वो क्या करेगा, इस डब्बे पर फोर्स लगा के इस डब्बे को रोक देगा, और किसी तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डब्बे पर लगता है और डब्बा रुक जाता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये आदमी रुकेगा क्या? सब चल रहे हैं ना, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से सब चल रहे हैं, लेकिन फोर्स किस पे लगा है? डब्बे पर लगा है, तो डब्बा रुकेगा। इस पर फोर्स नहीं लगा है तो इनर्शिया की वजह से ये तो चलता ही रहेगा। समझ में आ रहा है? पर अभी फिर होता क्या है कि आपका पैर जो है वो फ्रिक्शन की वजह से इसके साथ चिपका हुआ था फ्लोर के साथ, तो पैर तो वहीं रुक जाता है। लेकिन बिकॉज ऑफ इनर्शिया आप जिस स्टेट में हो, आप मोशन में हो तो मोशन में ही रहोगे। तो
आपका पैर तो पीछे रुक गया पर ऊपर वाली बॉडी अभी भी मोशन में है, राइट। तो आपको फिर समझ में आ जाता है कि भाई देखो मेरा पैर रुक चुका है पर मैं तो मोशन में हूं इनर्शिया की वजह से। अब फिर से हम क्या करते हैं कि अपना मस्कुलर फोर्स लगा के खुद को रोक देते हैं और फाइनली हमारी जर्नी कंप्लीट हो जाती है। फिर हम ट्रेन से उतर के चले जाते हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि ट्रेन अगर मान लो चल रही है इस तरीके से और हल्की सी चलती हुई ट्रेन में अगर कोई उतरता है तो उसका उतरने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि सीधी ट्रेन चल रही है, मैं भी ट्रेन के अंदर हूँ और ऐसे ट्रेन एक हल्की स्पीड से आगे चल रही है और मैं झट से ऐसे बाहर आ जाता हूँ और पैर रख देता हूँ। ऐसे रखो कि फट से आप नीचे गिर जाओगे। कई बार हो सकता है आपने लोगों को देखा होगा भी जिसको ढंग से उतरना नहीं आता है, चलती ट्रेन से अगर वो उतरेगा तो उतरते ही फट से वो नीचे गिर जाता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। क्योंकि जब आप ट्रेन के अंदर हो तो ट्रेन जिस वेलोसिटी से आगे जा रही है आप भी उसी वेलोसिटी से आगे जाते हो और अचानक अगर आपने पैर बाहर रखा प्लेटफॉर्म पे और प्लेटफॉर्म पे बाहर आए और आपने पैर रख दिया तो एक्चुअली जब आप बाहर आ रहे थे तो ट्रेन के साथ आगे चल रहे थे एक वेलोसिटी से, तो इस वेलोसिटी से अब आप आगे जा रहे थे, अचानक पैर आपने फ्लोर के साथ चिपका दिया, प्लेटफॉर्म के साथ चिपका दिया तो अचानक से आपका पैर रुक गया और पैर रुक गया लेकिन आप तो आगे जा रहे थे ना, तो फट से आप गिर जाओगे। इसलिए लोगों का टेक्निक होता है, क्या टेक्निक होता है कि जैसे वो ट्रेन से बाहर निकलते हैं तो वो रुकते नहीं है क्योंकि पैर रुक जाएगा तो फट से नीचे गिर जाएगा वो। तो क्या करते हैं ट्रेन से बाहर आने के बाद कुछ देर उसी वेलोसिटी से चलते हैं वो, और जब उनको होश आ जाता है कि हाँ चलो अब मैं ट्रेन के बाहर आ गया हूँ, तब उसके बाद मैं अब भाग रहा हूँ तो अब मैं रुक जाऊँगा। तो इस तरीके से जब रुकता है वो तो फिर वो आगे गिरेगा नहीं, ठीक है। बिकॉज ऑफ इनर्शिया उसको वेलोसिटी मिली हुई होती है तो पहले वो होश में आता है, जैसे बाहर आता है उसी स्पीड से वो भागता है जिस स्पीड से वो ट्रेन के अंदर था और फिर बाद में खुद को रोकता है वो जिससे वो नहीं गिरता। सो दिस इज हाउ यू हैव इनर्शिया इन योर बॉडी, ठीक है। चलो इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसको हम इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर फर्स्ट लॉ के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था तो मैंने अपने जेब से एक सिक्का निकाला, कॉइन निकाला पैसे का, और उसको मैंने अपनी उंगलियों पे रखा और उसके बाद उसको देख रहा था बड़े प्यार से और मैंने उसको उछाला। अब वो सिक्का जो है सीधा एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर गई और उसी स्ट्रेट लाइन में नीचे आ गई। अब यहाँ तक आपको लग रहा होगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो प्रॉब्लम यहाँ पे थी। मैंने उसे जब ऑब्जर्व किया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि देखो जब सिक्का को मैंने अपनी उंगली पे डाला और उसको मैंने उछाला तो उछालने के बाद उसका कांटेक्ट मेरे हाथ से हट गया था, सिक्का आ गया हवा में। अब जब सिक्का हवा में है स्ट्रेट लाइन में, पर मैं तो ट्रेन के साथ आगे चल रहा हूं ना, क्योंकि ट्रेन चल रही थी, ट्रेन मोशन में थी, तो उसमें सिक्का जब हवा में चला गया तो सिक्का तो यहीं रहेगा, लेकिन मैं तो ट्रेन के साथ आगे चला जाऊंगा, तो सिक्का एक्चुअली में पीछे गिरना चाहिए था, पर सिक्का एग्जैक्टली मेरे हाथ में आकर गिरता है और ये बात मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन अब यहाँ से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया से इस चीज़ को समझा जा सकता है। देखो हुआ क्या बेसिकली कि जब मैं, देखो एक तो पहला क्वेश्चन यहीं पे आ जाएगा कि सिक्का यहाँ पे रखा हुआ है ट्रेन के अंदर और मैंने यहाँ पे रख के छोड़ दिया, तो अब मैं ट्रेन के साथ आगे निकल गया तो सिक्का को तो पीछे रह जाना चाहिए था। समझ रहे हो ना, सिक्का यहाँ पे है, देखो यहाँ पे। अब ट्रेन के साथ मैं आगे चला गया तो सिक्का तो वहीं रहना चाहिए था ना, वो मेरे हाथ में क्यों है? तो इसका तो आंसर सिंपल है कि सिक्का जो है वो आपके हाथ के साथ चिपका हुआ है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो इसलिए वो आपके हाथ से अलग नहीं हो पा रहा है। अब जैसे मैंने सिक्के को अपने हाथ पे रखा तो उसमें हुआ क्या बताओ कि ट्रेन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से आगे जा रही थी, तो इसमें अब मेरे हाथ में जो सिक्का है, देखो मान लो ये सिक्का है मेरे हाथ में, तो ट्रेन जिस वेलोसिटी से आगे जा रही है मैं भी ट्रेन के अंदर हूं, मैं भी उसी वेलोसिटी से आगे जा रहा हूं, और इनफैक्ट क्योंकि सिक्का मेरे हाथ पे पड़ा हुआ है तो ये सिक्का भी उसी वेलोसिटी से आगे जा रहा है। समझ में आ रही है बात? सारी चीजें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से आगे जा रही है, सबके पास वेलोसिटी है और सेम वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से सब आगे बढ़ रहे हैं, राइट? क्लियर है इतना? अब सुनो,
सिक्के को जब मैं उछालता हूं तो मैं उसको ऊपर की ओर फोर्स लगाता हूं। समझ में आ रहा है? तो सिक्के को जैसे मैंने उछाला तो सिक्का को ऊपर की ओर फोर्स लगा, तो सिक्का तो ऊपर जाएगा अब। लेकिन इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, आगे की ओर वेलोसिटी थी, इसको तो मैंने नहीं रोका ना। ऐसा तो नहीं है कि सामने से फोर्स लगाकर मैंने सिक्के की इस वेलोसिटी को रोक दिया जिस वेलोसिटी से वो आगे जा रही थी। तो इसका मतलब ये कि मेरा ऊपर फोर्स लगाने से सिक्का ऊपर तो जाएगा, पर वो पहले से ही आगे की ओर जा रही थी, ट्रेन के साथ मेरे साथ वो आगे चल रही थी, तो उसके इस आगे जाने वाले वेलोसिटी को कुछ नहीं होता। तो सिक्का आगे भी जाती है और ऊपर भी जाती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने इस पर कोई फोर्स बाहर से नहीं लगाया है इस वेलोसिटी को रोकने के लिए, तो वो जिस वेलोसिटी से आगे जा रही है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, उसी वेलोसिटी से वो आगे चलती रहेगी। ठीक है, मैंने तो फोर्स ऊपर लगाया ना, तो सिक्का ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाएगी और साथ साथ आगे की ओर जो वेलोसिटी मिली थी तो वो आगे भी जाएगी। तो एक्चुअली में जो सिक्के का मोशन होता है वो ऐसा होता है, वो आगे भी जाती है इस वेलोसिटी से और ऊपर धक्का मारने की वजह से वो ऊपर भी जाती है। ये दोनों मोशन परफॉर्म करती है। तो इसीलिए सिक्का, अब देखो, मेरे साथ आगे भी चल रही है और साथ साथ वो ऊपर भी जा रही है। तो एक्चुअल में सिक्के का मोशन देखो कैसा होता है। सिक्का यहाँ रखा है और जैसे मैं चल रहा हूँ तो सिक्का ऊपर गया और उसके साथ साथ फिर वो नीचे आ गया मेरे हाथ में। अगर इस मोशन को कोई प्लेटफॉर्म से देखता है बाहर खड़े होकर तो उसको क्लियरली दिखाई देगा कि सिक्का ऐसे गया, ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, क्योंकि ये वेलोसिटी उसका बरकरार रहता है। इसको हमने कुछ नहीं किया था ना। तो बॉडी जिस मोशन में है, जिस वेलोसिटी के मोशन में है, उसी वेलोसिटी से वो आगे जाएगी। अब मुझे ऐसा क्यों दिखाई देता है कि सिक्का ऊपर गया और फिर नीचे आ गया? रीजन सिंपल है, क्योंकि मैं जिस वेलोसिटी से आगे जा रहा हूं सिक्का भी उसी वेलोसिटी से आगे जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे हाथ मेरा अगर सपोज करो 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आगे जा रहा है, तो वो हाथ के ऊपर सिक्का है, तो सिक्का भी 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जाएगा। तो हमेशा सिक्का जो है मेरे हाथ के ऊपर ही नजर आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस तब चेंज होगा ना जब दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होगी। अब दोनों अगर सेम वेलोसिटी से आगे जाए तो मुझे हर वक्त सिक्का अपने हाथ के ऊपर ही नजर आएगा, इसलिए मुझे सिर्फ उसको ऊपर नीचे वाला वेलोसिटी उसका नजर आता है या ऊपर नीचे वाला मोशन उसका नजर आता है, क्योंकि आगे तो मैं उसके साथ ही जा रहा हूं, इसलिए वो मुझे आगे जाता हुआ नजर नहीं आता है। इस तरह से और इस तरह से आता है। लेकिन वही बात मैंने कहा कि जो प्लेटफॉर्म से खड़े होकर देखेगा उसे क्लियरली सिक्का ऐसे जाते हुए नजर आएगा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर है, राइट? एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं और इसका आंसर आप शायद खुद ही दोगे। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक दोस्त था मेरा, उस दोस्त का झगड़ा हो गया उसकी गर्लफ्रेंड से। ठीक है, अब वो उस गर्लफ्रेंड से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था, तो उसने एक प्लान बनाया, एक स्ट्रैटेजी डिवाइस किया। लेकिन बेचारे का वो स्ट्रैटेजी फेल हो गया क्योंकि उसको फिजिक्स नहीं आती थी। क्या हुआ देखो, उसने क्या प्लान किया था कि वो क्या करेगा, एक बाइक लेगा, अपनी बाइक लेगा और अपनी गर्लफ्रेंड को बोलेगा कि चलो मैं तुमको घुमाने ले चलता हूँ, और उसको बाइक पे पीछे बिठाएगा। ठीक है, और किसी हाईवे पे ज़बरदस्त स्पीड के साथ वो बाइक को भगाएगा, और जब वो स्पीड से भागते रहेगा तो कहीं किसी रीज़न की वजह से वो क्या करेगा, कोशिश करेगा जैसे कोई स्पीड ब्रेकर आए तो वो बाइक उछलेगा। तो उसका प्लान ये था कि जैसे वो बैठा हुआ है, उसके पीछे गर्लफ्रेंड बैठी हुई है उसकी, और ये ज़बरदस्त स्पीड से जा रहे हैं, और कोई स्पीड ब्रेकर आया तो गाड़ी को ऊपर की ओर धक्का लगेगा, तो उस स्पीड ब्रेकर पे आते ही दोनों ऊपर उछलेंगे, तो लड़की जैसे ऊपर उछले वो गाड़ी आगे लेके निकल जाएगा और वो पीछे रह जाएगी उसकी लड़की, फिर वो आगे निकल जाएगा, लड़की से छुटकारा। इस तरीके का प्लान उसने डिवाइस किया, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया फिजिक्स की वजह से। क्यों? देखो हुआ क्या एक्चुअली कि उसने सारा का सारा प्लान ऐसे बनाया था और उसको एग्जीक्यूट करने लगा। वो खुद आगे बैठा, लड़की को पीछे बिठाया, ज़बरदस्त स्पीड में उसको भगाने लगा, और उसके बाद जैसे स्पीड ब्रेकर आया, ये लड़की उछली और बाइक आगे गया, वो लड़की फिर बाइक पे आके बैठ गई। फिर उसने देखा तो साक्षात देवी जी वहाँ पे मौजूद है, कुछ कर नहीं पाया, तो उसका बेचारे का प्लान फेल हो गया। अब आप इसका आंसर तो दे सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ। ये सेम केस हुआ था जो कि हमारा कॉइन था, उसमें जो केस था वही सेम केस यहाँ पे भी था।
देखो जब बाइक चल रही थी तो बाइक, उस लड़के और उस लड़की दोनों, सबकी वेलोसिटी सेम थी, एक ही वेलोसिटी से वो आगे चल रहे थे, तो सबको आगे की ओर एक वेलोसिटी मिला हुआ है। अब स्पीड ब्रेकर के धक्के के वजह से लड़की को ऊपर की ओर धक्का लगा तो लड़की ऊपर उछली, लेकिन जो आगे की वेलोसिटी थी जो उसको मिली हुई थी, जो बाइक के साथ उसकी थी, वो उस वेलोसिटी से वो आगे भी जा रही थी। वो वेलोसिटी तो उसकी बंद नहीं हुई ना, क्योंकि किसी ने उसको आगे पीछे धक्का नहीं मारा था। तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी बाइक के साथ, बाइक की जो वेलोसिटी थी उस लड़की की भी वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, उससे वो आगे जा रही थी। तो भले ही वो ऊपर उछले, लेकिन उसके साथ साथ वो आगे भी जा रही थी, और जहां बाइक दिखा वहीं पे वापस आके वो बैठ गई। तो इसके वजह से ये प्लान फेल हो गया बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो उसके पास वो मोशन वाला इनर्शिया था ऑलरेडी, जिस वेलोसिटी से वो आगे जा रही थी, ऊपर उठने के बाद भी उसी वेलोसिटी से वो कंटिन्यू कर रही थी, बैठ गई जाके बाइक पे, राइट। हाँ, अगर ये होता कि इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाया होता, जैसे अगर मान लो लड़की ऊपर उछली और उसने ऐसे पीछे से धक्का मार दिया, वैसे ही काम करना नहीं है, गलत काम है, तो तब वो लड़की पीछे रह सकती थी, ठीक है। तो जब मैं किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा था तो वो बोल रहा था कि इसमें एक गड़बड़ और हो सकता है, जैसे कि अगर सपोज करो एक दिमाग लग सकता था कि जैसे वो लड़की हवा में उछली, अभी फिलहाल क्या है, अगर बाइक की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, लड़की की भी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, तो जब जैसे वो हवा में उछलती है और ये अपना बाइक का स्पीड उसी मोमेंट पे बढ़ा ले, तो इसका स्पीड मान लो 7 हो जाएगा, इसका 5 ही रहेगा पहले वाला, तब वो पीछे छूट जाएगी, है ना। तो इस तरीके से छुड़ा सकते हैं। खैर ये फैब्रिकेटेड स्टोरी है, इस पर यकीन मत करना, समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, पर मैं आपको फिजिक्स समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसके थ्रू। हाँ, एक ने बहुत अच्छे से पॉइंट किया था, जब मैं पढ़ा रहा था तो एक स्टूडेंट ने बोला कि सर एक गड़बड़ और हो सकता है, अगर मान लो कि दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, ये भी 5 से ये भी 5 से, और ये उछली, और उस दौरान किसी रीज़न के वजह से अगर इसका स्पीड कम हो गया तो लड़की सीधा उसके मुंह पे जाके गिरेगी, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और लड़के का स्पीड कम हो गया तो सीधा यहाँ पे आके गिर सकती है। तो ये एक गड़बड़ भी हो सकता है वहाँ पे, राइट, इनर्शिया की वजह से। तो ये सारे केसेस थे। होपफुली आपको इन सारे एग्जाम्पल से क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से इनर्शिया के वजह से ये सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हेल्प से ये सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और देना मैं भूल गया, मैं वो एग्जाम्पल भी देता हूँ जो अपने घर वाला एग्जाम्पल है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में वो एग्जाम्पल टाइप कीजिए, जिसमें हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या इनर्शिया के बेसिस पे चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और है, जैसे मैं अपने घर में बैठा हुआ था, कुछ काम कर रहा था, तो मम्मी ने कहा कि बेटा देखो वो चद्दर वहाँ पे रखा हुआ है, वो चद्दर जाके झटक दो, चद्दर में से धूल निकाल दो, बहुत दिन से वो रखा हुआ है इसलिए उसमें धूल जम गया। मैंने सोचा कि यार मम्मी टेक्निकली गलत बात कर रही है, क्योंकि अगर सपोज करो मैं चद्दर में से धूल निकालने गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने मम्मी को कहा मम्मी देखो चद्दर में से धूल निकालना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए तो सालों साल लग जाएंगे। मम्मी का क्या था, मैं तो फिजिक्स के बेसिस पे बात कर रहा था, मम्मी भड़क गई अंदर से, बोलती कि बेशरम, समझ में नहीं आता है, आलसी हो गया, इतना बड़ा घोड़ा हो गया, एक काम बोला करने नहीं आता तुझे। तो मैंने मम्मी को एक्सप्लेन किया कि देख मम्मी, चद्दर में से धूल निकालना बड़ा मुश्किल है। जैसे मान लो चद्दर लाया, अब उसमें से मैं धूल निकाल रहा हूँ एक एक करके, कितना डिफिकल्ट काम है, कितना टाइम लग जाएगा, सालों साल लग जाएंगे, राइट। तुमको बोलना चाहिए था कि चद्दर में से धूल नहीं निकालना है, बल्कि धूल में से चद्दर को बाहर निकालना है। उसके बाद क्या थी, बस मम्मी थी, कुटाई हो गई मेरी। लेकिन टेक्निकली मैं सही था, क्योंकि चद्दर में से धूल निकालना वैसे भी बहुत डिफिकल्ट है। आपको धूल में से चद्दर निकालना चाहिए, जो कि हम करते हैं एक्चुअली में। जब आप झटकते हो चद्दर को तो आप चद्दर में से धूल नहीं निकालते, धूल में से चद्दर को निकाल लेते हो। कैसे बताओ, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो इनर्शिया के बेसिस पे। सी, अकॉर्डिंग टू इनर्शिया या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक आप बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे। और साथ साथ मैंने जो राज की बात बताई थी आपको कि जिस बॉडी पर आप फोर्स लगाओगे वही बॉडी मूव होगा या वही बॉडी मोशन में आएगा, राइट। तो अब अगर सपोज करो मैं धूल वाली चद्दर आपके सामने लाता हूं, तो धूल के हर एक पार्टिकल्स और चद्दर
दोनों फिलहाल रेस्ट पे है। तो मैं क्या करता हूं बताऊं, मैं धूल पर फोर्स लगा लगा कर उसे अलग करता हूं या फिर चद्दर पे फोर्स लगाता हूं? मैं चद्दर पे फोर्स लगाता हूं। तो जब आप चद्दर पे फोर्स लगाते हो तो चद्दर मोशन में आएगा, ठीक है। तो हम करते क्या है, धूल और चद्दर एक जगह पे है, चद्दर पे फोर्स लगा के चद्दर को वहां से हटा लेते हैं। धूल तो अपनी जगह पे रह जाता है, समझ में आ रहा है? धूल अपने पोजीशन पे ही है, रेस्ट पे है, हमने फोर्स लगाकर चद्दर को वहां से हटा लिया। तो टेक्निकली अगर बात की जाए तो हमने धूल में से चद्दर को निकाला है या फिर हटाया है, ना कि चद्दर में से हमने धूल को निकाला। उसके लिए बड़ा लंबा प्रोसेस लग जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा एग्जाम्पल्स हो जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर इनर्शिया के बेसिस पे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइए। अगर आप चाहते हो कि मैं अलग से और भी एग्जाम्पल्स पे वीडियो बनाऊं तो मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है? थैंक यू।